हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका कंप्लीट जेओआईटी कोर्स जिसमें हम कंप्यूटर सेक्शन कवर कर रहे हैं। दिस इज लेक्चर 2 जिसमें हम कवर कर रहे हैं चैप्टर ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ऑलरेडी इसमें हम एक लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कि हमारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस किया था और साथ में हमने मदरबोर्ड डिस्कस किया था। मदरबोर्ड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्कस किए थे और जितने भी कनेक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं दिया देखा है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आगे जो हम पढ़ने वाले थे, जैसे कल हमने किसके बारे में पढ़ा था, मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था सीपीयू के बारे में थोड़ा बहुत, कि सीपीयू जो है कि एक चिप होती है जो कि मेन पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर का। जितने भी काम है, फंक्शंस हैं, ठीक है, वो सारे कौन करता है? अरिथमेटिक और लॉजिकल जितने भी काम होते हैं, कोई डाटा मैनिपुलेट करना है या कोई प्रोसेसिंग करनी है, वो कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है या सीपीयू करता है। अब सीपीयू हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये किससे बना होता है? आईसी से। आईसी चिप होती है एक, जो कि जर्मेनियम या सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी थी और इसको किसने इन्वेंट किया था और कब ये इन्वेंट हुई थी और इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम कुछ और फैक्ट्स करेंगे सीपीयू के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे सीपीयू में। तो सीपीयू को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। बड़ी बार जो है सीपीयू को क्या कह के बुलाया जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आता है नर्व सेंटर ऑफ द कंप्यूटर। तो नर्व सेंटर ऑफ द कंप्यूटर क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, ना कि सीपीयू होता है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, कुछ और नाम्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि प्रोसेसर बोला जाता है, इसको माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है या मेन प्रोसेसर बोला जाता है। जनरली इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है इनके डिफरेंस में जाने की जरूरत नहीं है। जनरली हमें जो कंप्यूटर के प्रोसेसर्स होते हैं उनके नाम तो पता ही होते हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में कोर आता था, ठीक है, पेंटियम आता था। अभी जो है आई3, आई5, आई7, आई9 आता है इंटेल का, ठीक है, एएमडी के राइजन आते हैं। बट कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन मोबाइल के प्रोसेसर से पूछ लिया जाता है कि ये कौन से प्रोसेसर्स हैं। तो जैसे कि मोबाइल में हमें जो जनरली नाम देखने को मिलते हैं, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन है मोस्ट पॉपुलर जो ब्रांड है, या फिर हम बोलें प्रोसेसर है जो कि हमें मोबाइल फ़ोन्स में देखने को मिलता है, वो स्नैपड्रैगन है। इसी तरह एटम है, हेलियो है और ज़ाइनोस है। तो ये 4 नाम जो है आपको एमसीक्यूज़ में कहीं न कहीं देखने को मिल सकते हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये मोबाइल के प्रोसेसर्स हैं, मोबाइल में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हम करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़, जैसे कि हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है क्लॉक स्पीड। इनके बारे में पता होना चाहिए कि जनरली पूछ लेते हैं कि क्लॉक स्पीड क्या होता है। देखो, जो हमारा सीपीयू है ना, सीपीयू में क्या करता है? सीपीयू काम करता है, पर सीपीयू को कंट्रोल करने के लिए एक चीज़ होती है जिसको क्या बोलते हैं हम? कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट ना हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी कनेक्टेड होता है और हमारी मेमोरी से भी कनेक्टेड होता है। अब ये सारी चीज़ें ना एक सिंक में चलनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंट्रोल यूनिट सीपीयू को भी बोल दे कोई काम करने के लिए और इनपुट आउटपुट को मैनेज ना कर पाए और सेम टाइम पे कमांड ना दे पाए। ठीक, मान लो सीपीयू को चाहिए डाटा, बट मेमोरी जो है उस समय कुछ और काम कर रही हो, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। इसी वजह से क्या किया जाता है, जो कंट्रोल यूनिट है उसको एक क्लॉक सिग्नल दिया जाता है। एक एक क्लॉक सिग्नल होता है कि जिसकी वजह से क्या करती है, जो सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, वो सबको सिंक्रोनाइज करके रखता है, एक साथ जोड़े रखता है। ठीक, अब क्लॉक स्पीड क्या है? इसी तरह से जो हमारी सीपीयू है उसकी एक रेट होती है जिसको क्या बोलते हैं? क्लॉक स्पीड। ये किस में मेजर की जाती है? हर्ट्ज में मेजर की जाती है जनरली। अब जो है स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है क्लॉक स्पीड, तो जनरली ये गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में जो है मेजर करते हैं। ये क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ साइकिल अ सीपीयू एग्जीक्यूट पर सेकंड। जैसे हमने क्या किए थे? इंस्ट्रक्शन साइकिल किए थे कि फेच, उसके बाद क्या? डिकोड, डिकोड के बाद क्या किया जाता है? तो एग्जीक्यूट किया जाता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को, और जो भी डाटा होता है उसको क्या किया जाता है? स्टोर। अब ये एक साइकिल है, ठीक है? अब एक साइकिल तो हो गया कंप्लीट, ठीक है? कोई डाटा डिमांड किया, उसको क्या किया? फेचिंग, उसके बाद डिकोडिंग, फिर एग्जीक्यूशन और फिर स्टोरेज। ये मेरे पास एक साइकिल हो गया। कितने मिलियन या साइकिल्स जो हैं सीपीयू कंप्लीट कर सकता है 1 सेकंड में, उसी को क्या बोलते हैं? उसकी क्लॉक स्पीड बोलते हैं। जनरली ये पूछ लिया जाता है कि किस में मेजर की जाती है, तो गीगाहर्ट्ज़ या मेगाहर्ट्ज़ में इसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक हमारे पास टर्म्स होती है मिप्स या किप्स, ठीक है? जैसे मिप्स की फुल फॉर्म दे रखी है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये भी एक तरह से स्पीड ही नापने के काम आता है। रॉ स्पीड या प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सीपीयू के काम आता है। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलेंगे कि अगर आपसे बोला जाए कि सीपीयू की स्पीड इस हर्ट्ज में नापी जाती है, तो आप हर्ट्ज ही पकड़ के नहीं बैठे रहेंगे। तो मिप्स में भी नापी जाती है। अलग अलग तरह के जो है यूनिट्स हैं हमारे पास। इसकी आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। एक जनरल मेजर है क्या करने का? कितनी इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन हमने वही बोले कि काम, ठीक है? कौन सी प्रोसेस, कितनी मिलियन प्रोसेस 1 सेकंड में सीपीयू कर सकता है, उसी को नापता है क्या? मिप्स।
फिर इसी तरह हमारे पास मेगा फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड भी होते हैं। ये भी एक तरह से स्पीड नापने का ही मेजर है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि कितने डेसिमल पॉइंट तक कंप्यूटर जो है एक बार में सॉल्व कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है 1 सेकंड में, ठीक। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड लेंथ। अब वर्ड लेंथ को ध्यान से समझेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। द नंबर ऑफ बिट्स, बिट्स मतलब 0 एंड 1, ठीक है। हमने पहले समझा था कि कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है जिसमें 2 ही लेवल्स होते हैं, एक 0 या 1, ऑन या ऑफ या हाई या लो, ठीक है। तो द नंबर ऑफ बिट्स अ सीपीयू कैन प्रोसेस और ट्रांसफर एज अ सिंगल यूनिट इन वन ऑपरेशन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कितने बिट्स सीपीयू एक बार में प्रोसेस कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है। पहले हमने कुछ चीज़ें समझी थी, जैसे कि सीपीयू था, मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बोला था कि यहाँ पे बीच में क्या होती हैं, बसेज़ होती हैं, ठीक। ये बसेज़ किससे मिल रही होती हैं, जाके रैम से भी मिल रही होती हैं, हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है उससे मिल रही होती हैं। जितना भी इंटरकनेक्शन है, वो सारा किसके थ्रू होता है, बसेज़ के थ्रू होता है। हमने 3 तरह की बसेज़ की थी। एक तो हमारे पास कंट्रोल बस और डाटा बस और एड्रेस बस, ठीक है। अब मान लो हमारे पास ये डाटा बस है, ठीक। अब डाटा बस में मैंने क्या बताया, मान लो ये हमारे पास कितनी बसेज़ हैं, 4 बसेज़ हैं, 4 तारे हैं। अब मान लो पहली में 0 जा रहा है, दूसरी में 1 जा रहा है, फिर 0 जा रहा है, फिर 1 जा रहा है। अब एक समय में कितने जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, 4 बिट जा रहे हैं। और यहाँ पे जो सीपीयू की मेमोरी है उसको एक तरह से आप डब्बों की तरह समझिए कि डब्बे हैं और उनमें क्या जा रहे हैं, ये बिट्स जा रहे हैं। मान लो पहले डब्बे में 0 चला गया, 1 चला गया, 0 चला गया, 1 चला गया। अब एक समय में ये 4 ही बिट्स को सॉल्व कर सकता है ना, 4 ही बिट को प्रोसेस कर सकता है। अगर इसको नया डाटा चाहिए तो पहले इनको अरेज़ करना पड़ेगा, फिर वो नए लेके आएगा। तो ये जो लेंथ होती है, जैसे यहाँ पे कितने ट्रांसफ़र कर सकता है, 4 ट्रांसफ़र कर सकता है और कितने एक समय में सॉल्व कर सकता है, तो 4 ही सॉल्व कर सकता है। जनरली ये दोनों जो है से मैच किए होते हैं ताकि डिफरेंस ना हो। तो इसी को क्या बोलते हैं, वर्ड लेंथ बोलते हैं। जैसे अभी इस एग्ज़ाम्पल में वर्ड लेंथ कितनी हो गई, 4 बिट्स, ठीक है। इसी तरह आपने सुना होगा कि 8 बिट प्रोसेसर होता है। 8 बिट प्रोसेसर का मतलब क्या है कि वो एक समय में 8 बिट हैंडल कर सकता है, उसकी वर्ड लेंथ कितनी है, 8 है। जो हमारा पहला प्रोसेसर था इंटेल 404, वो क्या था, एक 4 बिट प्रोसेसर था, मतलब कि वो एक समय में 4 बिट ट्रांसफ़र कर सकता है और 4 बिट क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। फिर हमारे पास जैसे अभी रिसेंटली क्या होते हैं, 16 बिट, 32 बिट, 16 बिट तो यूज़ नहीं होते, 32 बिट होते हैं और जो लेटेस्ट होते हैं या हाई पावर वाले होते हैं 64 बिट, ठीक। सुपर कंप्यूटर्स तो और ज़्यादा रेंज तक जाते हैं। तो हमने वर्ड लेंथ के बारे में समझा। अब नेक्स्ट क्या है, एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम आप जनरली ऐसे समझिए, जैसे सीपीयू है, मैंने बताया कि सीपीयू को डाटा चाहिए होता है, तो सीपीयू डाटा कहाँ से माँगता है, रैम से माँगता है। अब सीपीयू को जब डाटा चाहिए तो सीपीयू पहले रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर वो डाटा ढूँढेगा, फिर वो डाटा वहाँ से क्या आएगा, रैम से वापस आएगा। इस समय ये इसमें क्या है, टाइम लगता है। तो एक्सेस टाइम क्या है, वो टाइम जो सीपीयू को लगता है रैम से डाटा अपने तक लेके आने में। तो ये कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ थी, कुछ शब्द थे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ये पूछ लिए जाते हैं। अब आपने ये डायग्राम्स देख के डरना नहीं है, तो ये हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये दोनों अलग-अलग डायग्राम्स हैं। यहाँ से जो हैं, ये दोनों अलग डायग्राम हैं, ये एक डायग्राम नहीं है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम सीपीयू डिस्कस कर रहे हैं, तो सीपीयू के ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हमने एक कंपोनेंट सीयू कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ा था पिछली बार। ये क्या होता है, एक नर्व सेंटर होता है जो सबको कंट्रोल करता है। इनपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है, आउटपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है, ठीक। इसी तरह हमारी मेन मेमोरी जो है, उसको भी ये कनेक्ट होता है, उससे भी। और ये जो है सेंटर में हमारा क्या दे रखा है, प्रोसेसर दे रखा है। अभी आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट एक याद करना है कि कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू में, फिर हमारे पास क्या होता है, प्रोसेसर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एएलयू भी बोलते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक। इनपुट आउटपुट तो है ही, और ये हमारे पास मेन मेमोरी या इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी, जिसका पार्ट क्या होता है, रैम होती है, ठीक। बस इतनी सी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। फिर एक हमारे पास दूसरी साइड ये वाली डायग्राम है जिसमें किसका इंटरैक्शन दिखाया गया है, सीपीयू का, मेमोरी का और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। याद करिए, हमने समझी थी 3 बसेस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डाटा बस। डाटा बस का काम क्या होता है, डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है। रैम से सीपीयू, सीपीयू से रैम, रैम से सीपीयू, इन दोनों के बीच में डाटा जो है ट्रांसफर होता रहता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो डाटा बस है ना, इसके साथ दोनों तरफ एरो लगे हैं। एक टर्म की थी हमने बड़ी इंपॉर्टेंट, की जो डाटा बस होती है वो क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। और जो एड्रेस बस होती है वो क्या है, वो सीपीयू से कहाँ जाती है, रैम जाती है, और क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल। ध्यान से देखिए, सीपीयू से सिर्फ एड्रेस बस की तरफ एक ही एरो जा रहा है, मतलब कि जो एड्रेस बस होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है और जो डाटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। फिर हमारे पास कंट्रोल बस आती है। कंट्रोल बस क्या करती है, सिंक्रोनाइज सिग्नल भेजती है, ठीक। एक दूसरे पे जो है कंट्रोल करके रखती है कंपोनेंट्स पे। तो ये जो भी, ये भी क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है।
तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। पहले मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। एक तो हमारा होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, और एक होता है हमारा मेमोरी यूनिट। ठीक, इतनी बात ध्यान में रखेंगे। जितना भी प्रोसेसिंग का काम होता है वो कहाँ होता है, एएलयू में होता है। एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब पढ़ते हैं क्या बोलता है, परफॉर्म ऑल मैथमेटिक ऑपरेशंस। मैथमेटिकल जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें कौन करता है, एएलयू करता है। और साथ में लॉजिकल ऑपरेशंस भी करता है। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस कंपैरिजन लाइक एंड और नॉट। अगर मैं आपको समझाऊं कि एंड और नॉट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को आपने बोला 2+2, तो ये ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म होगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा हमारा अरिथमेटिक पार्ट में। ठीक है, क्या होगा, आंसर क्या आ जाएगा 4। तो क्या हुआ, सिर्फ प्लस हुआ ना। मान लो आपने बोला है, आपने कंप्यूटर को दो टर्म्स दी और बोला कि बड़ा बताओ इनमें से कौन सा है, तो बड़ा कौन सा है, 10 है। तो ये वाला पार्ट कहाँ होगा, कंपैरिजन वाला पार्ट कहाँ होता है, लॉजिकल पार्ट में। ठीक है, इसी तरह मान लो आपने बोला कि छोटा बताओ कि कौन सा है 2 और 6 में, तो छोटा कौन सा है 2, ये भी कंपैरिजन है। आप ये पूछ सकते हैं क्या कि 2 और 7 इक्वल हैं कि नहीं है। अब कंप्यूटर को जज करना है यहाँ पे कि 2 और 7 इक्वल हैं, जैसे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी पार्ट कहाँ पे होगा, ये भी लॉजिकल पार्ट है, यही होगा ये भी। तो इसी तरह से जितना भी हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है या फिर लॉजिकल ऑपरेशन है वो कौन परफॉर्म करता है, एएलयू परफॉर्म करता है। आगे हम एएलयू के बारे में और पढ़ेंगे डिटेल में, अभी के लिए जस्ट आपने इतना ही समझाना है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल यूनिट, इसको मैनेजर भी कहते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व सेंटर बोलते हैं। बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है नर्व सेंटर या ब्रेन के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है, पहले भी मैंने बताया। ब्रेन सीपीयू को बोलते हैं और नर्व सेंटर कंट्रोल यूनिट को बोलते हैं। अब कंट्रोल यूनिट इट कोऑर्डिनेट ऑल सिस्टम ऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। काम तो कौन करेगा, सीपीयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को कंट्रोल कौन करेगा, तो वो काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस, जो भी हम इसको काम करने को बोलते हैं उसको समझने का काम भी कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। एंड मैनेजेस द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन सीपीयू एंड अदर हार्डवेयर। ठीक है, दो तीन काम बताए बड़े ध्यान से। एक तो कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेट करेगा सारे जितने भी हार्डवेयर वगैरह है। दूसरा इंटरप्रेट करता है, किनको, इंस्ट्रक्शन को। अगर आपसे पूछा जाए कि इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट कर, सबसे पहले इंटरप्रेट कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट करता है। और जितना भी डाटा का फ्लो है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। ये पढ़ लिया हमने कंट्रोल यूनिट के बारे में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रजिस्टर्स, जिसे क्या कहा जाता है, मेमोरी यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है, मेमोरी यूनिट एक कंबाइंड फॉर्म है जिसमें रजिस्टर्स और कैश मेमोरी जो है हमारी साथ में इंक्लूड होती है। जनरली हम जो है रजिस्टर्स के नाम से ही जानते हैं इसको। ठीक, तो रजिस्टर्स के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है कि ये एक छोटी एक्सट्रीमली हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट होती है। ठीक, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। स्मॉल, इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। स्पीड क्या होती है, हाई स्पीड होती है। और ये कैसी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी का मतलब क्या है, जब तक इसमें करंट आ रहा है, ठीक है, जब तक हमने इसको करंट दे रखा है तब तक तो ये स्टोर करके रखेगी। जैसे ही हमने करंट बंद कर दिया, ये जो हमारा मेमोरी है ये क्या हो जाएगी, इरेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे आप पेन ड्राइव में स्टोर करते हो, पेन ड्राइव हमने निकाल के रख दी, तो पेन ड्राइव ऐसा थोड़ी होता है कि पेन ड्राइव का डाटा जो है खत्म हो गया। पेन ड्राइव तो उसमें परमानेंटली स्टोर रहती है जब तक हम उसको फॉर्मेट ना करें या डिलीट ना करें। बट ये जो कैसी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये तब तक ही काम करती है जब तक हमारा क्या है, पावर ऑन है। ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे ये पूछ सकता है कि रजिस्टर जो है कहाँ होते हैं, तो ये सीपीयू के अंदर ही होते हैं। ठीक, और ये क्या करते हैं, जो सीपीयू काम कर रहा होता है उसको होल्ड करने का काम करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं कि जो मेरा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, एएलयू है, वो कर रहा है एक सम 100 प्लस, मान लेता हूँ मैं 200 कर रहा है। ठीक, अब क्या हुआ, ये परफॉर्म करते करते उसको एक दूसरा काम दे दिया गया कि उसको साथ में एक लॉजिकल ऑपरेशन भी करना है, कंपैरिजन करना है। कोई मान लो उसको ग्रेटर देन देखना है। तब क्या करेगा, वो थोड़ी देर के लिए ना ये वाला डाटा ना स्टोर कर लेगा कहीं ना कहीं। तो कहाँ स्टोर करेगा, रजिस्टर में स्टोर करेगा। जितनी देर वो दूसरा ऑपरेशन कर रहा है ना, उतनी देर में वो उसे कहाँ होल्ड करके रखेगा, रजिस्टर में होल्ड करके रखेगा। इसी कारण से रजिस्टर क्या है, एक स्मॉल मेमोरी है।
जैसे अगर उसको ये भी करना है, सम भी करना है, तो 100 कहीं ना कहीं स्टोर करेगा ना पहले, फिर 200 भी कहीं स्टोर करेगा, फिर इनको क्या करेगा, सम करेगा, सम करके क्या आएगा मेरा आंसर 300। ये 300 को भी स्टोर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर क्या है, जो हमारे सीपीयू के अंदर ही एक छोटी सी मेमोरी है जो कि होल्ड करने का काम करती है डाटा को। अब हम जो है मेमोरी यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं आगे चल के कि मेमोरी यूनिट्स में क्या क्या होता है हमारे पास। मेमोरी यूनिट में पहली चीज क्या है, रजिस्टर है। रजिस्टर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। दीज आर स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी, फास्टेस्ट स्टोरेज यूनिट लोकेटेड डायरेक्टली इनसाइड द सीपीयू। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। स्मॉलेस्ट है, फास्टेस्ट है, और ये कहाँ होती है, सीपीयू के अंदर होती है। आपने ये तीन चीजें जो है ध्यान से याद रखनी है। और ये क्या करते हैं, डाटा होल्ड करके रखते हैं जो कि करंटली ऑपरेटेड होता है बाय द एएलयू। वही सेम चीज है जैसे कि मैंने बताया 200 प्लस 100 सम कर रहा है, तो ये जो 200 है इसको भी कहीं ना कहीं स्टोर करा जाएगा रजिस्टर में, 100 को भी स्टोर करा जाएगा रजिस्टर में, और जो हमारे पास रिजल्ट आया वो भी क्या किया जाएगा, स्टोर करा जाएगा रजिस्टर में। नेक्स्ट है हमारे पास कैश मेमोरी। तो ये जो कैश मेमोरी है ये भी कहाँ होती है, ये सीपीयू के अंदर ही होती है। जो हमारी रजिस्टर है और कैश मेमोरी ये दोनों अंदर ही होती है। ये क्या होती है, एक हाई स्पीड मेमोरी है दैट सिट बिटवीन सीपीयू एंड रैम। ध्यान से पढ़ेंगे इस बात को कि ये एक हाई स्पीड मेमोरी है जो कि किसके बीच में होती है, सीपीयू और रैम के बीच में होती है। ठीक है। इट स्टोर फ्रिक्वेंटली डाटा यूज्ड टू रिड्यूस द टाइम बिटवीन सीपीयू एंड रैम। अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको। यहाँ पे मेरा सीपीयू है, ये मेरा रैम है। हमने अभी अभी पीछे एक टर्म पढ़ी, एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम में क्या बताया मैंने कि जब भी सीपीयू को डाटा चाहिए होता है तो डाटा कहाँ से सीपीयू डिमांड करता है, रैम से। तो यहाँ से रैम में जाएगी सिग्नल। ठीक है। सिग्नल मान लो यहाँ से रैम से उठाया हमने, एक इमेज उठा ली। ठीक है, कोई फोटो थी, मैंने फोटो उठा ली। ये, ये फोटो भी कहाँ से आई है, पहले ये फोटो जो है यहाँ पे हार्ड डिस्क में स्टोर्ड होगी। ठीक है। तो मान लो हमने इसको काम चल रहा है तो इमेज जो है अभी रैम में स्टोर्ड है कहीं। ठीक। अब रैम को सीपीयू क्या देगा, सिग्नल देगा। अब सिग्नल दिया, रैम से उठ के इमेज कहाँ आ गई, सीपीयू में आ गई। ठीक है। ये इसमें कुछ टाइम लगा होगा, यही टाइम क्या कहलाता है, मेरा एक्सेस टाइम कहलाता है। अब क्या होगा, मान लो इमेज की जरूरत दोबारा पड़ेगी हमें, बट क्या हुआ, अभी के लिए टाइम, इस टाइम के लिए इमेज की जरूरत नहीं है, बट सीपीयू की मेमोरी अभी जो है फुल है। तो सीपीयू क्या करेगा, उसको दोबारा से रैम में नहीं भेजेगा। क्यों, क्योंकि सीपीयू को पता है अभी 2 सेकंड बाद मुझे दोबारा से इसी इमेज की जरूरत पड़ेगी। तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू और रैम के बीच में एक और मेरे पास मेमोरी होती है जिसको क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी। तो सीपीयू क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए जो इमेज है उसको कहाँ रख देगा, कैश मेमोरी में रख देगा। यही बात बोल रहा है। तो ये क्या है, एक हाई स्पीड मेमोरी है जो कि किसके बीच में बैठती है, सीपीयू और रैम के बीच में बैठती है। काम क्या होता है, जो भी फ्रिक्वेंटली यूज डाटा होता है, बार बार यूज होने वाला डाटा, उसको कहाँ स्टोर करके रखता है, सीपीयू कैश मेमोरी में, ताकि बार बार कहाँ ना जाना पड़े, रैम के पास ना जाना पड़े। अब मेरे पास तीन तरह की कैश मेमोरी होती है, L1, L2 और L3। मेजरली जो है तीनों एक जैसी हैं, काम तीनों का एक जैसा है, बट क्या है, स्पीड में फर्क है और साइज में फर्क है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी मेमोरी कैश, सबसे छोटी बट फास्टेस्ट, ध्यान रखेंगे जब भी कोई मेमोरी की बात आएगी ना, जो भी मेमोरी जितना भी सीपीयू के पास होगी, ठीक, सीपीयू के क्लोज है, वो उतनी ही ज्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है। ठीक। और दूसरी बात, वो उतना ही ज्यादा उसका स्टोरेज क्या होगा, कम होगा। एक्सपेंसिव ज़्यादा होगी, महँगी ज़्यादा होगी, स्टोरेज क्या होगा, कम होगा। और तीसरी बात, जितना सीपीयू के पास है स्पीड उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये 3 चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो ईज़िली आप कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं मेमोरी से रिलेटेड। ठीक। अब जैसे हमारी पहली मेमोरी है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है, तेज़ है। ठीक है, फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज़। ये कैश मेमोरी में, रजिस्टर से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक? रजिस्टर से स्लो होती है क्योंकि रजिस्टर ज़्यादा पास होता है सीपीयू में। रजिस्टर तो बिल्कुल एएलयू के साथ लगा हुआ है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के साथ लगा हुआ है। जो सीपीयू का इंटरेक्शन है कैश के साथ, तो कैश मेमोरी सबसे तेज कौन सी होती है, L1। अब सबसे तेज है, ठीक है, स्पीड ज्यादा है, तो स्टोरेज क्या होगी, कम। सबसे छोटी मेमोरी है कैश मेमोरी में, और कहाँ लोकेट होती है, हर एक कोर में लोकेटेड होती है। जिस तरह से हमने आपने सुना होगा डुअल कोर, मतलब क्या है कि सीपीयू में 2 कोर हैं, डुअल कोर प्रोसेसर, 2 कोर है। अब हर एक कोर में, एक एक कोर में क्या होगी, एक एक L1 होगी, जो कि क्या है, एक कैश मेमोरी है। सेकंड, L2 क्या है, कैश मेमोरी, थोड़ी सी बड़ी होती है बट स्लोअर होती है, किससे, L1 से। ठीक है, बड़ी होगी बट क्या होगी, स्लो। जितनी बड़ी होती जाएगी, जितना स्टोरेज बड़ी होती जाएगी,
स्पीड कम होती जाएगी और सस्ती भी होती जाएगी। सबसे बड़ी होती है कौन सी? लार्जेस्ट शेयर्ड, लार्जेस्ट सबसे बड़ी L3। ठीक, अब जैसे मैम ये कहाँ होती है? शेयर्ड अमंग ऑल सीपीयू कोर्स। जैसे पहले क्या बताया मैंने कि मान लो डुअल कोर है, डुअल कोर की एक तो खुद की होगी, एक एक कोर की, अब दोनों कोर की एक शेयर्ड भी होगी L3। तो इस तरह से हमारे पास, आप ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए स्पीड के मामले में, तो स्पीड के मामले में L1 सबसे तेज, उसके बाद L2 और उसके बाद L3। अगर आपसे पूछा जाए स्टोरेज के मामले में, तो सबसे छोटी L1, उससे बड़ी L2 और उससे बड़ी L3। ये आप ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू डायरेक्टली एग्जाम में। तो यहाँ पे एक हायरार्की बनाई है, एक्चुअली जो हमारा स्पीड और कैपेसिटी है वो एक पिरामिड की तरह उससे हम देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा तेज और सबसे ज़्यादा छोटे क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। ये तो जस्ट एक खाने की तरह होते हैं। मान लो जैसे 8 बिट रजिस्टर है, तो 8 क्या होंगे मेरे पास? खाने होंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक एक बिट डाला होगा, 0 1 1 0 0 0, 2 4 6, ऐसे दो और खाने। ठीक है, तो ये क्या है? ये मेरे पास क्या है? रजिस्टर है। ये MB KB में नहीं होते, ये सिर्फ किस में होंगे? बिट्स में होंगे। जैसे ये 8 बिट का रजिस्टर हो गया, यही इसकी क्या होगी? वर्ड लेंथ हो गई। उसके बाद, बट ये सबसे फास्ट है, एकदम से इसमें डाटा डाला जा सकता है, एकदम से इसमें डाटा इरेज किया जा सकता है और नया डाटा डाला जा सकता है। ठीक, सबसे छोटे हैं, सबसे तेज हैं और सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आती है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में हम पढ़ चुके हैं कि सबसे तेज कौन से होते हैं? L1, फिर L2, फिर L3। ठीक, अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, L3 सबसे बड़ी, L2 उससे बड़ी, L3 सबसे बड़ी, L2 उससे छोटी और उससे छोटी क्या है? L1। ठीक है, फिर हमारे पास रैम होती है, जिसे हम मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। ये रजिस्टर और कैश दोनों से स्लो होती है, बट जो स्टोरेज है वो बड़ी होती है, और सबसे बड़ी हो जाती है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज, जिसमें हमारी हार्ड डिस्क आती है या सॉलिड स्टेट ड्राइव आती है। ये स्लोएस्ट होती है, लार्जेस्ट होती है और क्या है? चीपेस्ट होती है। ठीक, हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर जाते रहते हैं, चीज़ें क्या होती रहती हैं? एक्सपेंसिव होती हैं। जो हमारी मेमोरी है वो एक्सपेंसिव होती है और क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। जैसे हम नीचे जाते हैं, जो स्टोरेज है वो क्या होती है? हमारी चीप और स्लो। और स्टोरेज यहाँ पे जो है, हमें जो कैपेसिटी मिलती है वो क्या मिलती है? लेस मिलती है। और नीचे हमें कैपेसिटी क्या मिलती है? लार्ज। तो ये ध्यान में रखेंगे। अभी हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे कि सीपीयू रजिस्टर सबसे ऊपर आते हैं, उसके बाद हमारे पास कैश मेमोरी आती है L1 L2 L3। मेन मेमोरी और परमानेंट स्टोरेज मेमोरी के बारे में हम बाद में मेमोरी वाला चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं? जो सीपीयू से रिलेटेड है, जिसमें क्या आता है हमारे पास? रजिस्टर्स आते हैं और कैश मेमोरी आती है। अब थोड़ा और डीप जाते हैं रजिस्टर्स में। रजिस्टर्स मैंने बोला कि इस तरह से क्या होते हैं, हमारे पास खाने होते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, बिट स्टोर करने के लिए। अब ये रजिस्टर्स कैसे बनते हैं? तो रजिस्टर्स जो हमारे पास बनते हैं ना, वो कैसे बनते हैं? फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं। एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट है, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप। अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि रजिस्टर किससे बने होते हैं? फ्लिप फ्लॉप से। और अगर आपसे पूछे फ्लिप फ्लॉप किससे बने होते हैं, तो वो बने होते हैं लॉजिक गेट से। जो सबसे बेसिक यूनिट है ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो क्या है? लॉजिक गेट्स। आप इसको एक तरह से ना स्विच की तरह समझ सकते हैं, ये भी एक तरह से स्विच ही होते हैं। अब हम शुरू करते हैं लॉजिक गेट्स। आपने ज़्यादा डरना नहीं है, कि बेसिक सी चीज़ है, बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करनी है। 2-3 बार खुद से करके देखेंगे तो ईज़िली समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है। ये लोगों का बैकग्राउंड नहीं होता है ये, तो उनको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग सकता है। ठीक, अब हमारे पास है पहला गेट। लॉजिक गेट थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ कि क्या होते हैं। मान लो लॉजिक गेट, मान लो मैंने एक बैटरी ली, ठीक? उसके साथ यहाँ पे तार लगा दी और यहाँ पे बल्ब लगा दिया और यहाँ पे इस तरह से लगा दिया। मान लो यहाँ पे एक लगा है स्विच। अगर तो स्विच ऑन है, ठीक है, तो मेरा बल्ब क्या होगा? बल्ब मेरा जल जाएगा, ठीक है। जब बल्ब मेरा जल जाएगा, तो बल्ब का सिग्नल, मान लो मैंने बल्ब का जो सिग्नल है वो मैंने मान लिया, बल्ब जब जल गया तो उसको मैंने मान लिया 1, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये जो स्विच है, स्विच को कर दिया ऑफ। अगर मैं इसको ऑफ करूंगा तो बल्ब क्या हो जाएगा? मेरा बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें करंट जाना बंद हो गया, ठीक है, ओपन सर्किट हो गया ये।
तो मान लो मैंने उसको मान लिया 0। तो यहाँ पे जो स्विच है ना, ये एक तरह से क्या है, लॉजिक गेट का काम करता है। जो हमारा लॉजिक गेट है ना, वो भी कुछ इसी तरह का है कि कुछ कंडीशन होगी तो वो किसी तरह दूसरी तरह क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। बस आपने इतना सा ही ध्यान में रखना है। अब जो हमारे बेसिक गेट होते हैं ना, जो हमारे जो गेट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। टोटल हमारे पास 7 गेट्स होते हैं। जो हमारा सबसे इसे इस तरह से डिवाइड किया जाता है, बेसिक गेट। ठीक। जो बेसिक गेट होते हैं वो हमारे पास 3 होते हैं। ठीक है, 3 ये हो गए। फिर हमारे पास होते हैं यूनिवर्सल गेट। वो कितने होते हैं? वो होते हैं 2। फिर हमारे पास होते हैं एक्सक्लूसिव गेट। इनको स्पेशल गेट भी बोलते हैं। ये हमारे पास कितने होते हैं? 2। तो हमारे पास टोटल गेट्स कितने हो गए? 7। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कितने गेट होते हैं, लॉजिक गेट होते हैं, तो 7 लॉजिक गेट होते हैं हमारे पास। 3 बेसिक, 2 यूनिवर्सल और 2 एक्सक्लूसिव। अब इसके बारे में और हम डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या होते हैं ये। तो समझते हैं पहला बेसिक गेट जो कि क्या है मेरे पास, एंड गेट है। एंड गेट को आप ऐसे समझिए कि ये लॉजिकली मल्टीप्लिकेशन जो है परफॉर्म करता है। तो अगर मैं आपसे बताऊं कि जो हमारा एंड गेट होता है ना, उसको हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पीछे और आगे एक यू। अब इसकी क्या होती है, 2 इनपुट होती हैं। एक इनपुट हमने ये दे दी और दूसरी इनपुट मैंने ये दे दी। मान लो मैंने बोला कि ए है और बी है, और सामने मुझे क्या निकलती है, इसकी आउटपुट निकलती है जिसको मैं वाई मान लेता हूँ। ठीक है। अब इनपुट क्या हो सकती है, हमने पीछे डिस्कस किया कि सिर्फ 2 ही इनपुट हो सकती हैं। ए या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसी तरह बी या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जब हम डिजिटल सर्किट्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर की बात करते हैं, सिर्फ 0 और 1 ही होते हैं। ठीक, या तो हाई होता है या लो होता है, इसके अलावा और भी कोई भी वैल्यू नहीं होती। ठीक। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो अगर मैं देखूं कि ए और बी के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो ए भी मेरा 0 होगा, बी भी मेरा 0 होगा। ठीक। दूसरा क्या हो सकता है कि ए मेरा 0 हो, बी 1 हो जाए। तीसरा क्या हो सकता है, ए मेरा 1 हो जाए, बी मेरा 0 हो जाए। और चौथी कंडीशन मेरे पास क्या है कि दोनों 1 1 हो जाए। मेरे पास टोटल यही पॉसिबल चीजें हैं कि यही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। यही 4 कंडीशनें हो सकती है मेरे पास। ठीक। अब जब ये 2 इनपुट होंगी, जैसे हमने बल्ब वाला एग्जांपल किया कि हम कुछ करेंगे चेंज, स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो उससे क्या होगा, हम मेरे पास एक आउटपुट आएगी, वो आउटपुट चेंज होगी। अगर मैंने स्विच ऑन किया तो मेरे पास 1 आ गया क्योंकि बल्ब जल रहा है। अब जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया तो मेरे पास 0 आ गया क्योंकि बल्ब बंद हो गया। इसी तरह लॉजिकल गेट में भी अलग-अलग इनपुट पे अलग-अलग आउटपुट आती है। अब जो मेरा एंड गेट होता है वो कैसे दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई देता है। मैंने आपको सिंबल बताया। अब जो इसका आउटपुट आती है ना, वो क्या आती है, मल्टीप्लाई आती है। जैसे कि ए मल्टीप्लाई बाय बी। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाई क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी। अब बड़ी इजीली आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लो यहाँ मैंने वाई लिख दिया। अब मैं 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 1। तो मुबारक हो, आपने जो है ट्रुथ टेबल सीख लिया है किसका, एंड गेट का। ठीक है, ये आपसे पूछते हैं एग्जाम में। ठीक। अब यहाँ पे जो एंड गेट है उसकी खासियत देखो क्या है, आउटपुट इज हाई ओनली इफ ऑल इनपुट आर 1। आउटपुट इज हाई, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि आउटपुट हाई है कब, जब मेरी दोनों इनपुट क्या हैं, 1 है। उसके अलावा जितनी भी कंडीशंस हैं सभी में मेरी आउटपुट क्या है, लो, लो एंड लो। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम एंड गेट बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास दूसरा बेसिक गेट जिसको हम क्या बोलते हैं, और गेट। ये क्या करता है, लॉजिकली एडिशन का काम करता है। इसका जो सिंबल है वो किस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से पीछे जो है एक कर्व होता है और आगे जो है आपको एक शार्प पॉइंट देखने को मिलता है। 2 हमने इनपुट ले ली, ए एंड बी, और एक मैंने क्या ले ली, आउटपुट। अब y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ क्या लिखा है, और क्या करता है, एडिशन करता है, तो इसका सिंबल क्या होता है, a प्लस बी। तीसरी चीज हम क्या देखते हैं, हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। इसका ट्रुथ टेबल बनाना भी इजी है, जैसे हमने पहले किया फिर वैसे उसी तरह कर लेंगे। ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है, या फिर 1 1 हो सकती है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन के थ्रू अपना क्या आउटपुट देख लूंगा कि क्या आएगी मेरे पास आउटपुट। तो आउटपुट क्या होगी मेरे पास, y। अब 0 प्लस 0, ऑब्वियस सी बात है 0। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। ठीक है। अब देखो 1 प्लस 1,
अब आउटपुट में ध्यान रखना है कि सिर्फ 0 और 1 ही आ सकते हैं, 1 और 1 2 नहीं आ सकते, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, हमारे पास सिर्फ 0 और 1 नहीं है, तो 1 + 1 भी क्या होता है, 1। तो हमने ये भी सीख लिया। अब देखो आउटपुट क्या है, आउटपुट इज हाई इफ एटलीस्ट 1 इनपुट इज 1। आप देखोगे जब भी 1 होगा, एटलीस्ट एक होगा, एक एक कोई भी एक इनपुट जो है एक होगी, तब हमारे पास क्या देखने को मिलेगी, हमें आउटपुट हाई 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 देखने को मिलेगी। जब दोनों 0 होंगी तभी हमें क्या देखने को मिलेगी, लो देखने को मिलेगी। थर्ड जो हमारे पास बेसिक गेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या होता है, जैसे हम पहले कर रहे थे, नॉट गेट की बड़ी खास बात है कि ये एक सिंगल इनपुट गेट होता है। जो कैसे बनाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है, छोटा सा ध्यान से बनाता हूँ, इस तरह से, ठीक। कई बार जो है यहाँ पे ये भी लगाया होता है, इसके आगे एक डॉट भी लगाया होता है नॉट गेट के, ठीक। इसमें क्या होता है, ए जाता है, ए इनपुट हुई, और आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे, ए का उल्टा, ए डैश, ठीक है। ए बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। मतलब क्या है, अब इनपुट क्या है, एक ही है, ए। तो ए क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो ए 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। अब ए डैश क्या होगा, ए डैश मैंने क्या बताया, उल्टा। मतलब अगर हमने 0 एंट्री करवाई तो आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे, 1। और अगर मैंने 1 एंटर करवाया तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, 0। ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्टर। आपसे पूछेगा कि कौन से गेट को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर बोलते हैं, तो आंसर क्या आएगा, नॉट गेट। नॉट गेट को क्या बोला जाता है, इन्वर्टर बोला जाता है। आपसे पूछाएगा कि नॉट गेट की कितनी इनपुट्स होती हैं, तो नॉट गेट की सिर्फ एक इनपुट होती है। तो इसमें क्या बोला गया है, इट एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा कर देना। इफ इनपुट इज 0 आउटपुट इज 1, इफ इनपुट इज 1 आउटपुट इज 0। तो ये आज हमने जो है 3 बेसिक गेट्स कर लिए हैं कंप्लीट, ठीक है। लेक्चर 2 को बस यहाँ तक रखेंगे। आज हमने डिस्कस किया सीपीयू, सीपीयू के डिफरेंट कंपोनेंट्स, थोड़ा सा मेमोरी वाला पार्ट पढ़ा, और बेसिक गेट्स के बारे में पढ़ा। आप इन तीनों को जो है एक बार खुद बना के जरूर देखना, ठीक है। तभी ये याद होते हैं। अगर एक बार आपने समझ लिया तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू लाइक इट यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब।